हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएं कि वो कौन है। ताल्लुक़ है जी हमारा खुशाब से, सरगोदा से कुछ थोड़े से फासले पर खुशाब और जोहराबाद ये दोनों साथ आते हैं। आपने जो उस वक्त का CSS हुआ करता था, आपने CSS का इम्तहान भी दिया, क्लियर किया, आपकी कोई 14th पोजीशन भी थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। जब सरकार ने शायरी शुरू की थी ना, तो मुझे याद है बाबा जी सरकार वाले साहब का कलाम सुन के पढ़ के रोया करते थे आंसुओं के साथ। बात करनी ऐसी कि माहौल के अंदर ऐसे जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया है ना जी, और खुशबू फैल गई और तबीयत मुअत्तर हो गई। इस तरह का आपका मिजाज था, क्या लगा के नहीं हंसते थे शुरू से ही। मैंने तो अपनी जिंदगी में उन्हें नहीं देखा। 22 साल की रफाकत कह ले, 21 साल 22 साल जब आपकी वफात हुई है। खेल का शौक था आपको, कबड्डी भी खेली, फुटबॉल खेला, लेकिन उनकी मोस्ट फेवरेट जो हॉकी थी। ये जरूरी नहीं है कि जो शागिर्द है वही उस्ताद को पसंद करे, ये भी जरूरी है कि उस्ताद भी शागिर्द को पसंद सुभान करे। अल्लाह। आपने एक रात में 300 अशार लिखे और उससे पहले कभी एक शेर भी नहीं कहा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नई एपिसोड के साथ फिर से मौजूद है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे और एक्सक्लूसिवली उन्होंने कहा था कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पूरा एक अलहदा से पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड करें और उनके बारे में बताएं कि वो कौन है। तो आज इंशाल्लाह डिटेल में उन्हीं के बारे में, हज़रत के बारे में ही बात होगी इंशाल्लाह। बस सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस पे एक पॉडकास्ट में मुकम्मल नहीं हो सकती बात। ऐसे ही बिल्कुल। दरवेश की बहुत डायमेंशंस होती हैं और तमाम डायमेंशंस कवर भी नहीं हो सकती, लेकिन जिनका समझ लें कि हमें थोड़ा सा भी शर्फ मिला जानने का, वो भी इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी लंबी डिटेल बन जाएगी। बहरहाल शुरू करते हैं जी, कुछ जो बातें ज़हन नशीन हैं। ताल्लुक़ है जी हमारा खुशाब से, सरगोदा से कुछ थोड़े से फासले पर खुशाब और जोहराबाद ये दोनों साथ आते हैं। और खुशाब है सरजमीन जिसके बिल्कुल साथ दरिया झेलम चलता है जी। और इस जगह की मुनासबत ऐसी है कि कहते हैं कि शेर शाह सूरी जब यहाँ से गुजरा तो पीछे सारा खारा पानी था, जितना पीछे का जो एरिया है ना जहाँ से वो चलता हुआ आ रहा था। तो यहाँ भी जब आया तो यहाँ का था मीठा पानी। तो उसने जब पानी पिया ना तो उसने कहा खुश आब। अच्छा, वाह, मीठा पानी है। तो फिर उस मुनासबत से इसका नाम फिर बन गया खुशाब। ताल्लुक़ है हमारा अवान फैमिली से। अवान फैमिली की जो निस्बत है वो मौला अली से जाके मिलती है जी। और अवान फैमिली की आगे एक सब कास्ट है जिसको कंडान कहते हैं। वहाँ पे 2 कंडान है खुशाब में, एक दरिया के इस तरफ, एक दरिया के इस तरफ, ऐसे एक शहर में रहते हैं और एक दूसरी तरफ रहते हैं कंडान। तो हमारा ताल्लुक़ खुशाब शहर से है जी। और हमारे महल्ले का जो नाम है वो है महल्ला कंडाना वाला। गली है, महल्ला क्या है जी, एक छोटी सी गली है। और वो गली में हमारे अभी तक वो घर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो तस्वीर भी दूँ उस घर की, कि वहाँ पे मुख्तसर सा है वो घर। तकरीबन कोई 7-7.5 मरले का होगा जी। और उसका बहुत बड़ा एक सहन भी है। तो हिसाब लगा लें जिसका सहन भी हो तो कितने के कमरे होंगे उसके बीच में जी। लेकिन एक ट्रेडिशनल लुक है उसके बीच में, पुरानी वाली एक फ़ील है। सरकार वाले साहब की पैदाइश खुशाब घर में ही हुई थी जी। मेरी दादा हुजूर जो हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद आरिफ, और जो दादी हुजूर थी उनका नाम था सलमा बीबी। दादाजी को ना सब फैमिली वाले कहते थे बाबा जी। सरकार भी उन्हें बाबा जी कहा करते थे, तो हम भी बाबा जी कहते थे उन्हें। तो बाबा जी जो है ना जी, वो उस दौर में उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ था जी। बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट भी थे, पढ़ाते भी थे,
और कुरान से उनका ख़ास शगफ़ था जी। घराना हमारा यूँ समझ लें कि तौसा शरीफ से बैत सारा, दादा के जो बड़े दादा हैं मोहम्मद अशरफ साहब, वो भी तौसा शरीफ में बैत थे। और घर का एक सारा जो माहौल था ना वो बड़ा दीनी किस्म का, और सारा जो था ना वो बुज़ुर्गों को मानने वाला घराना कह लें, कि जिसकी वहाँ पर जो है वो कवाली, नात और बुज़ुर्गों की बातें। मैंने बहुत बचपन में बाबा जी से सुना था एक शेर, वो पढ़ते होते थे कि मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुज़र गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुज़र गई। सुभान अल्लाह। तो दादी अम्मा मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी जी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़हीन फ़तीन ख़ातून थी जी। कुरान पाक पढ़ा उन्होंने, और इतना पढ़ा कि बच्चों को पढ़ाया करती थी, बच्चियाँ आती थी उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए। हाफ़ज़ा उनका बहुत अच्छा था, और अपनी मेहनत से उर्दू में ख़त भी लिख लिया करती थी। ख़त का दौर होता था ना जो, तो ख़त लिखना बेटों को, बेटियों को, और इस तरह के मामला चलते रहे जी। तो ये हमारा वो छोटा सा घराना था जी, वो खुशाब का एक घर जो था। सरकार व सबकी जो फैमिली में सबसे बड़ी आपकी एक बहन थी जी, उनका नाम था ज़ुबैदा, और वो हम उन्हें आपा कहा करते थे जी, चूँकि उस घर में बड़ी थी वो, तो वो आपको पता है घर की बड़ी आपा ही होती है ना जी वो। तो वो जिन्होंने शुरू में उनको आपा कहा, वो एंड तक फिर उनका नाम आपा ही रहा। कहाँ जा रहे हैं? आपा के घर जा रहे हैं जी, बस। तो वो आपा मशहूर हो गई जी वो। फिर उसके बाद आपा के बाद पैदाइश हुई सरकार वाइस साहब की। उनकी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो तारीख लिखी हुई है वो है 15 जनवरी 1929। ये बहुत पक्की तारीख नहीं है, क्योंकि उस दौर में वो बहुत ज़्यादा कोई हिसाब किताब ऐसे याद नहीं रखते थे कि क्या एग्जैक्ट डेट थी या कुछ था, या अगर थी भी तो जिन लोगों ने महफूज करनी थी वो उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी जो तारीख है ना वो 15 जनवरी 1929 है। हम उसी हिसाब से उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद एक और भाई की पैदाइश हुई, मोहम्मद आसिफ, लेकिन उनका बहुत ही बचपन में इंतकाल हो गया था। सरकार के बाद फिर आई ज़मीरुन्निसा बहन, फिर सगीरुन्निसा, और फिर शमीम अख्तर, और फिर उसके बाद चचा जो थे वो शौकत महमूद कंडान, पूरा नाम उनका, और उसके बाद फिर ग़ियास अमजद मलिक। अच्छा, ये एक फैमिली पक्की हो गई। एक और भी हमारे साथ एक फुफो और जुड़ी हुई है, उनका नाम है सुरैया, वफ़ात पा चुकी हुई, अल्लाह ने गरी के रहमत करे। वो ले पालक थी, और वो सरकार वाइस साहब की ख्वाहिश पे बाबा जी ने उनको लिया और कहा कि हम इसे पालेंगे। सुभान अल्लाह। तो जहाँ पे थी वहाँ कुछ नहीं अच्छा होगा, तो सरकार ने कहा कि लेके आए जिनको भी, हम पालेंगे इनको। तो वो आपको पता है कि हमारे घराने में वो बाबा जी थे, स्कूल टीचर थे, आर्ट्स भी करते थे, बहुत मेहनती थे वो। काफ़ी उनको हिकमत का भी शौक़ था और ड्राइंग करने का शौक़ था। तो बाबा जी ने उनको फिर घर ले आए, को पाला, उनकी शादी की। तो आपा की शादी हुई मलिक मोहम्मद असलम साहब के साथ। सरकार की शादी हुई, मेरी अम्मा जी का नाम है मसूदा वासिफ़। उसके बाद जो ज़मीरुन्निसा है उनकी मलिक मोहम्मद अकरम साहब के साथ शादी हुई। सगीरुन्निसा की जो है वो कर्नल मकबूल साहब के साथ उनकी शादी हुई। जो फुफो शमीम हैं उनकी शादी हुई अज़ीज़ अवान साहब के साथ। और चाचू शौकत की शादी फ़र्स्ट कज़न ही बनती थी, मामू की बेटी हैं, फ़र्ख उनका नाम है, उनके साथ। और
चाचू गयास की शादी भी उसी घर में मामू की दूसरी बेटी के साथ शादी हुई, उनका नाम है शाहीना जी। वो चांदी फैमिली में उनकी शादी हुई थी। अच्छा, ये तो अब मैंने उनकी वो बता दी कि घर का ये सारा। हमारी फैमिली में ना जी एक चीज़ तो बड़ी रही है कि ज़मीन ना बनाओ, बच्चे पढ़ा लो। हमारी फैमिली में सब लोग माशाल्लाह बाबा जी ने सबको फोकस करवाया कि पढ़ना है, सुभान अल्लाह। पढ़ाया सबको, अच्छी तालीम दिलवाई, बहुत अच्छी, सब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे। आपा बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन शायरी भी करती थी आपा, और उनका अपना एक सोशल सर्कल था जब वो यहाँ लाहौर में थी तो, और काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थी वो। सरकार ने भी एमए इंग्लिश किया, एमएससी मैथमेटिक्स का 1 साल किया, और उसके बाद जो ज़मीरुन्निसा थी उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। सगीरुन्निसा की भी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी। तो जो फुफो शमीम थी उन्होंने एमए उर्दू किया, चाचू शौकत जो थे उन्होंने एमए उर्दू भी किया और वकालत भी की, और जो सबसे छोटे चचा हैं गयास अमजद मलिक, वो स्क्वाड्रन लीडर रिटायर हुए हैं पाक फोर्स से जी। तो वो घर का रुझान जो था ना कि ये पढ़ा लिखा घराना सारे का सारा, तो ये एक ट्रेंड वो था हमारे घर का, ये असासा था कि पढ़ने लिखने में सारे जो थे ना वो बड़े माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। वरना ऐसे घरों में आपको पता है कि ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि घर में गुर्बत है तो पैसे कमाए जाएं, है नहीं, ताकि गुर्बत दूर हो। तो वो मंशूर ही नहीं था बाबा जी का कि जी बच्चों को कोई पैसे कमाने का कोई ज़रिया बनाया जाए या कुछ कमाया जाए। वो कहते पढ़ो, बस पढ़ाई अपनी अपनी मुकम्मल करो। सरकार वाले साहब ने कोई इब्तदाई तालीम बाबा जी से ही हासिल की। फिर खुशाब में एक स्कूल है, उसको 3 नंबर स्कूल कहते हैं, गवर्नमेंट का एक स्कूल है वहाँ पर। वहाँ से आपने अपनी प्राइमरी शुरू की, मिडल तक किया, मैट्रिक किया। फिर उसके बाद आप झंग चले गए अपने नाना के पास। तो नाना के पास उन्होंने एफ़ए किया, बीए किया, और फिर उसके बाद आप लाहौर तशरीफ़ ले आए, और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने एमए इंग्लिश भी किया और एमएससी मैथमेटिक्स का साल भी मुकम्मल किया। और ड्यूरिंग दैट सेशन आपने जो उस वक्त का सीएसएस हुआ करता था, आपने सीएसएस का इम्तहान भी दिया, क्लियर किया। आपकी कोई 14th पोजीशन भी थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। वो नौकरी शौकरी वाला आपका था ही नहीं, मिजाज ही नहीं था नौकरी वाला। अच्छा, वो अब जो ये सारी जो पनीरी जो पकी, जहाँ पर ये सारी फसल जो तैयार हुई, वो खुशाब का वो घर था जी, और बाबा जी की तरबियत थी ख़ास। बाबा जी को कुरान पाक से बहुत शगफ था और बुज़ुर्गान दीन से बहुत मोहब्बत थी, और उनका कलाम पढ़ना और कलाम सुनाना। मैं बहुत बचपन में ना खुशाब जाके रहा करता था अपने दादा अबू दादी अम्मा के पास ना। तो शाम का जब वक्त होना तो ये एक डेली रूटीन थी कि मैंने वो सहन को पानी लगाना, तरोका जिसको कहते हैं, पानी लगाना, बाबा जी का हुक्का तैयार करना, और शाम को चरपाइयाँ वहाँ बिछा के तो फिर सारे मोहल्ले के जो बुज़ुर्ग थे इधर उधर के सारे इकट्ठे हो जाते थे, और बैठ के कोई गपशप हो रही है, कोई बात हो रही है। कभी कभी रेडियो पे वो ट्यून करके तो निज़ामुद्दीन एक शो आया करता था जी, निज़ामुद्दीन बैठ के सुनते थे, और इकट्ठे फिर नमाज के लिए जाना और सारे इस तरह के मामला। तो एक गैदरिंग, एक माहौल घर में। अच्छा, ये गैदरिंग का ताल्लुक आपको पता है गुर्बत से या अमीरी से नहीं होता, ये तो एक शौक की बात होती है कि किसके पास बैठना है आपने। तो बाबा जी की वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी कि जिनके पास लोग बैठना, उनसे बात सुनना पसंद फरमाया करते थे। तो बाबा जी ने जब सरकार ने शायरी शुरू की थी ना, तो मुझे याद है बाबा जी सरकार वाले साहब का कलाम सुन के पढ़ के रोया करते थे आंसुओं के साथ, रिक्कत तारी हो जाती थी। और अपने बहुत बचपन में मैं देखता था कि जब कभी वो कोई इवेंट होता था ना, कोई शादी आ गई है
या कोई फौतगी आ गई है किसी की, तो सारे खुशाब में इकट्ठे हुए हैं, तो उस जगह पे फिर कवाली भी हुआ करती थी। और कवाली कोई ये ख़ास उसको एक हदायत हुआ करती थी कि कवाली जो है ना जी, ये किसी मुस्तनद सूफ़ी बुज़ुर्ग का कलाम होना चाहिए, उससे नीचे की बात नहीं होनी चाहिए। और जब वो कलाम पढ़ा जाता था तो उस कलाम की कैफियत इतनी तेज़ होती थी कि मैं देखता था कि अक्सर बाबा जी भी वजद में आ जाते थे। एक और बाबा जी के कज़न थे अख्तर साहब, वो भी वजद में आ जाते थे, और वो बुज़ुर्ग ऐसे घूम रहे हैं और जनाब वो सारे फिर खड़े हो जाते कि कोई इनको चोट ना लगे। और अक्सर वो मुझे याद है शेर, मैं अब बहुत छोटा था, लेकिन वो रेपिटिशन अशार की ऐसे हो रही होती थी और ऐसा एक उसकी कैफियत बनी होती थी कि कोई बच्चा भी अगर बैठा है ना उसमें, तो ये हो नहीं सकता कि वो उसके बीच में इन्वॉल्व ना हो, इतनी उसकी तासीर हुआ करती थी। जो 2-3 अशार मुझे उस दौर के याद हैं जी, जो मैंने बहुत बचपन में सुने थे बाबा जी जब कवाली की महफिल हुआ करती थी। एक तो था कि वो कोई पर्दे को यूं सरका गया है कि जैसे देखने खुद आ गया है, सुभान अल्लाह, वाह वो होते हैं तो मैं होता नहीं हूँ, वाह 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 यही दीवाने को गम खा गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और फिर एक और वो कवाली होती थी कि मेरी हिम्मत देखिए, मेरा कलेजा देखिए, एक शीशा हूँ कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं, वाह आगे आगे झूमता जाता है वो माशर खराम, पीछे पीछे नक्श पा को चूमता जाता वाह हूँ मैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह अब वाह, ये वाह। लेवल की शायरी वहाँ पे अल्लाह जनाब वो अकबर, सुनी भी वाह, जाती वाह, थी, वाह, और वो वाह। उसके ऊपर फिर इन बुज़ुर्गों का उस कैफियत में आना, वो हमारे लिए बड़ी ना इंस्पिरेशन हुआ करती थी बच्चों के लिए ना, कि यार ये बुज़ुर्गों की ये डोमेन हमने बहुत बचपन में ही देख ली थी कि ये कुछ होता है इस सूफिया की ज़िंदगी के अंदर, ये रंग चलता है वहाँ पर। सरकार शुरू से ही, सरकार भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट थे जी। अच्छा, उनकी पैदाइश का भी बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है जी, कि पहली चूँकि बेटी थी घर में आपा, तो जब सरकार की पैदाइश हुई तो बाहर सरकार के नाना भी बैठे थे और भी रिश्तेदार बैठे थे। तो वो जो मिडवाइफ जिसको दाई बोलते हैं जी, वो आई अंदर से और उसने आके कहा कि जी मुबारक हो, आपके घर पे बेटी आई है जी। तो जो सरकार के नाना थे उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने आसमानों पे पढ़ा है कि मेरा वासिफ आ रहा है, तुम कैसे कह सकती हो बेटी आ रही है। अल्लाह अकबर। तो वो उनका नाम भी जो है ना वासिफ, तो ये उनकी पैदाइश से पहले ही रख दिया गया हुआ था जी। सुभान अल्लाह, वाह और ये सरकार के नाना हुजूर ने रखा था जी नाम अकबर। वासिफ, कि मेरा वासिफ आ रहा है। ये बात उनको शुरू से इसका अंदाज़ा था जी। वाह वाह वाह। तो सरकार वासिफ की पैदाइश जब हुई तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि बेटा आया घर के अंदर, और बड़ा बेटा, उस बड़े बेटे ने फिर हक भी अदा किया कि बड़ा बेटा होता क्या है जी। सुभान अल्लाह। जितने सरकार से छोटे जो बहन भाई हैं ना सारे, उन सबको मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि उन्होंने बाबा जी के बाद सरकार वासिफ को फादर फिगर समझा, बल्कि फादर ही समझा, सुभान अल्लाह। और उसी तरह से बात मानी जैसे वालिद की मानी जाती है। और सरकार वासिफ साहब ने भी फिर उनके लिए बहुत किया कि उनको बुलाया खुशाब से, लाहौर बुलाया, पढ़ाया लिखाया, टीचिंग भी करवाई, और सबको इस्टेब्लिश करके शादियां करके सबको अपने अपने घर भेजा। और वो बड़े भाई वाला किरदार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक नहीं छोड़ा आपने। सुभान अल्लाह। मुझे याद है वो टेलीफोन आया ना, वो बिल आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉल जो थी ना वो पिंडी की थी, जहाँ पे चचा रहा करते थे, कि रोज़ आप फ़ोन करते थे उनको, तो आप कहते थे देखो ये मेरे बिल के अंदर ये सबसे ज़्यादा खर्चा मेरे भाई का है। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत ही इतनी तवज्जो के साथ आप रखते थे जी। सरकार भाई साहब का शुरू से ही चूँकि घर में वो एक मजहबी रुझान था, तो वो रुझान उनके अंदर भी जो था ना बहुत ज़्यादा था। मुझे कहते थे कि घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो हम गली की नुक्कड़ पे जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे उसके नीचे बैठ के, बल्कि पहले लैंप्स हुआ करते थे, लाइट नहीं होती थी तो वो लैंप्स होते थे जी,
कैंडल लैम्प्स जिनको बोलते हैं, तो उसके नीचे बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। फिर जब स्ट्रीट लाइट्स आई तो फिर स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ाई का शौक़ बहुत ज़बरदस्त था आपका, किताब से दोस्ती और किताब से शगफ़ आपका शुरू से बहुत ज़्यादा था जी। और साथ साथ कहीं पे फितरत जो है ना उनकी, वो एक ख़ास किस्म की परवरिश भी कर रही थी यूसुफियाना अंदाज में, कि उनके साथ कुछ बातें और भी जुड़ी हैं। मुझे आपने बताया कि मैं चौथी क्लास में था, तो मेरे उस्ताद ने कहा कि बाहर तुम्हें को मिलने के लिए आया। कहते मैं बाहर गया तो एक बाबा था, और बाबे ने, मैं नहीं जानता था कौन है बाबा, तो बाबे ने कहा मैं तुम्हें एक पैगाम देने के लिए आया हूँ, मेरा पैगाम याद रख लो। तो पैगाम ये था कि आपने, बाबा जी जो थे आए थे, उन्होंने कहा कि औरत जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी उतनी बड़ी पीप की गठड़ी होगी, इससे बच के रहना। अभी औरत के शर की बात हो रही है, बिल्कुल, कि खूबसूरत औरत जब अपने शर पे आती है तो वो फिर एक पीप की गठड़ी की तरह से वो हो जाती है वो। और कहा कि इससे बच के रहना। ज़ाहिर है नेक सिफ्त ख़वातीन भी हैं, तो शर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है इसके बीच में। और कहते हैं ये मुझे उस वक्त से मैसेज ऐसे मिलने मुझे शुरू हो गए हुए थे। हमारे वहाँ खुशाब में ना एक दरबार है जी, उसको कहते हैं बादशाहों का दरबार। वहाँ की एक मन्नत है घड़े भरने की, कि चूँकि पानी शानी इस तरह का सरकारी होता नहीं था, तो काफ़ी दूर दराज से दुनिया वहाँ जब सलाम करने आती थी उस दरबार के ऊपर, तो वज़ू के लिए, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। तो वहाँ पे ये एक रवायत बनी हुई थी कि किसी ने कोई मन्नत मांगनी है वहाँ पर अगर, तो वो ये मन्नत मांगता था जी मेरी ये मुराद पूरी हो जाए तो मैं यहाँ पे 20 घड़े भरूँगा, मैं यहाँ पे 50 घड़े भरूँगा। और वो घड़े कैसे भरते थे कि वहाँ पे हैंड पंप लगे हुए, अभी भी को 12, 14, 15 तो अभी भी लगे हुए, ये पहले ज़्यादा थे जी। तो वो हैंड पंप से जनाब वो घड़ के उसको तो पानी भर के, तो वो एक जो तालाब बनाया होता था उसके बीच में फिर उसको डाला जाता था, या वो पीने वाली जगह पर रखा जाता था घड़ों को। तो ये एक रवायत थी वहाँ पे। और ये जो बादशाहों का जो दरबार है, ये गौस पाक की औलाद से है जी। ये दोनों भाई हैं और दोनों भाई इकट्ठे वहाँ पे तदफीन हुई भी उनकी। तो सरकार के जो कज़न्स हैं उस दौर के, अब जाहिर है वो नौजवानी, बल्कि कहने लड़कपन कहना चाहिए जी, है कि लड़कपन वाला जो दौर था, वो धोती पहनने वाला दौर और कुर्ता पहनने वाला दौर था, वो सारे का सारा। तो कहते हैं हम लोग जब जाते थे ना कभी बादशाहों के दरबार पे, तो हम लोग जो है ना वो जाके वहाँ पे अपनी शरारतों में मशगूल हो जाते थे। लेकिन वासिफ जो था ना, ये कोने में जाके आराम से बैठ जाता था और बस अपने ध्यान ज्ञान में कहीं गुम रहता था। अब ये उनकी जो फितरत या जो उनकी परवरिश है, ये बहुत स्टार्ट से ही ये बुजुर्गान दीन के साथ है कि इस मैटर को सीरियसली लेके वो चला करते थे, कि ये इसके बारे में वो मजाक भी नहीं करते थे। और वैसे मजाक बड़ा अच्छा था सरकार वाले साहब का। एक जो थी ना वो बात करनी ऐसी कि माहौल के अंदर ऐसे जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया है ना जी, और खुशबू फैल गई और तबीयत मुअत्तर हो गई। इस तरह का आपका मिजाज था मजाक करने का भी। क्या लगा के नहीं हंसते थे शुरू से ही। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में उन्हें नहीं देखा। मेरी 22 साल की रफ़ाकत कह लें, 21 साल 22 साल जब आपकी वफ़ात हुई है, तो इस पूरे दरमियान में बहुत भी कभी मैंने मुस्कुराता देखा है ना, तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराहट ही देखी है। कभी कहे की आवाज़ नहीं मैंने सुनी आपसे, कि कभी हा जैसे हम लोग हंसते हैं ना ऊंचा, ऐसा कभी क्या लगा के आपने ऐसे। और एक डेलीकेसी थी आपके अंदर, खूबसूरत। अच्छा, ये जो अब दौर चल रहा था जी सारा 1929, और 1929 के बाद ये मुस्लिम लीग का दौर शुरू हुआ था। तो सरगोदा में उस वक्त मुस्लिम लीग काम कर रही थी वहाँ पर। तो आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। किसी ने ना वो ये जब बेनज़ीर का दौर था ना, तो किसी ने पूछा कि जी आप पीपल्स पार्टी में हैं कि आप मुस्लिम लीग नून में हैं। तो आपने कहा हम पुराने मुस्लिम लीग ही हैं, हम उस वक्त के मुस्लिम लीग हैं जब अभी मुस्लिम लीग शुरू हुई थी। तो ये उस दौर में सरकार वो पाकिस्तान के क़याम के साथ मुंसलिक हुए, और जवानी में वो मुस्लिम लीग के जलसों के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी। कायद-ए-आज़म के साथ बड़ी ख़ास मोहब्बत निस्बत थी आपको।
और जिस वक्त ये 1947 हुआ है ना, उस वक्त आप अपने मामू के पास शिमला में थे। उस वक्त शिमला पैक्ट भी कहीं हुआ था, तो मामू वहाँ पर अपॉइंटेड थे, तो सरकार उनके पास गए हुए थे। और ये 1947 14 अगस्त का जब ये दिन आया तो पता चला कि जी अब अलग-अलग हो गए हैं। तो अब वो जब उन्होंने वहाँ से ट्रैवल किया शिमला से खुशाब का, तो पूरा रास्ता ये वो वाला रास्ता था कि जिस रास्ते में खून रेजी थी, इस्मत दरी थी, और वो जो कुछ 14 अगस्त के जो वाक़यात हैं पार्टीशन के, वो सब सरकार ने अपनी आंखों से वो ट्रेनें कटी हुई देखी, और किस तरह से छुप छुपा के और जान बचा के वो पहुँचे। और उस पूरे टेन्योर का जो आपकी ज़ात के ऊपर वो असर हुआ था, वो फिर लाइफ टाइम रहा जी। और वो इसलिए पाकिस्तान को वो अपनी हर बात के अंदर बड़ी फोकियत दिया करते थे, बल्कि कहते थे कि अब जो है ये हमारे लिए तो पाकिस्तान भी इस्लाम का हिस्सा ही है जी। सुभान अल्लाह, कि ये उसी नूर ईमान की रोशनी में बना हुआ है। और इसके ऊपर फिर सरकार ने पाकिस्तान के हवाले से बेबहार चीज़ें लिखी भी और कहीं भी, और सारा मामला वो चलता रहा। अच्छा, ये सरकार का जो दौर था ना, कहते हैं कि वो जब कज़न्स जाते थे ना वो फिल्म देखने के लिए या कोई मेला होना, तो कहते हैं कि वो फिल्म देखने चले जाते थे, मैं किताब ख़रीद के वापस आया था। वाह वाह। तो कहते हैं मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो कहते हैं मैं फिर वो नहीं गया उधर, तो मैं किताब ख़रीद के आ जाता था। वो तो मेले ठेले उस वक्त हुआ करते थे जी, अब नहीं होते हैं वो वाले मेले जो कभी होते थे। मैंने भी अपने बचपन में देखे हैं जी वो मेले, कि जब वो हाफिज़ क्या नाम था वहाँ पे, हाफिज़ दीवान करके कोई मेला एक होता है खुशाब में बहुत बड़ा, तो वो मेलों के अंदर जो रवायती पुराने हुआ करते थे वो चीज़ें नज़र आया करती थी जी। तो ये सारी तरबियत को साथ लेते हुए चलते हुए सरकार जो थे वो फिर जंग पहुँचे। खेल का शौक़ था आपको, कबड्डी भी खेली, फुटबॉल खेला, लेकिन उनकी मोस्ट फेवरेट जो हॉकी थी जी वो। और उसके काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स भी मैंने देखे हैं, उनके मौजूद हैं वो सर्टिफिकेट, कि उनको कलर भी मिला था जी। हॉकी में ये भी होता है ना कि कलर मिल गया जिसको, ये कलर मिल गया। तो अच्छी हॉकी खेलते थे, पसंद करते थे हॉकी को। तो वो फिर बहरहाल चलते चलते वो जंग में फिर हॉकी भी फ़रोग पे रही, और इंटेलिजेंट थे, अच्छे नंबरों में पास भी होते रहे। और कहते हैं कि मुझे उस्ताद भी बड़े अच्छे मिले हैं। आपने फरमाया कि मैं मैट्रिक में था, तो मेरा जो उस्ताद था वो एक सिख था। वो सिख हमें कहता था कि स्कूल शुरू होता है 7:30 बजे, तुम लोगों ने फजर पढ़ के तो मेरे पास आ जाना है। कौन कह रहा है? सिख कह रहे हैं कि फजर पढ़ के तुम लोगों ने मेरे पास आ जाना है। कहते हम फजर पढ़ के उस सिख के पास पहुंच जाते थे। वो सिख हमें स्कूल से पहले शेक्सपियर पढ़ाया करता था, और हमने मैट्रिक में शेक्सपियर पढ़ लिया हुआ था। अब ज़रा वो देखे ना कि मैंने खुद बहुत लेट जाके शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया, उससे वाकफियत हुई कि क्या है, कौन है, क्या क्या इसके अंदाज़ हैं, कौन कौन से ड्रामे हैं। पूरे मैं भी नहीं पढ़ सका, मैंने उस तरह से लिटरेचर पढ़ा नहीं इंग्लिश का जिस तरह से सरकार ने पढ़ा था। तो उनको शौक़ था इसका, लिटरेचर का। वो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा और वो फिर ज़ात के साथ जुड़ा भी रहा उनके। तो आप आगे गवर्नमेंट कॉलेज आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एमए इंग्लिश, और एमए इंग्लिश में भी आपके बड़े जिसको फ्लाइंग कलर्स कहते हैं, ग्रेसली आपने सारा वो क्लियर भी किया। एमएससी मैथमेटिक्स 1 साल की, 1 साल आपने नहीं की, तबीयत उस वक्त थोड़ी सी ज़रा दरवेशी टाइप और तरह से शुरू हो गई हुई थी। तो सीएसएस का इम्तहान दिया आपने, तो लेकिन ज्वाइन नहीं किया, नौकरी वाला उनका मिजाज ही नहीं था। इसके बाद यहाँ पर एक रीगल चौक है जी लाहौर में। रीगल चौक के पास एक कॉलेज था जिसका नाम था पंजाबी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या पंजाबी एंग्लो कॉलेज, कुछ ऐसा नाम था जिसका। वहाँ पर आपने 55 से 58 तक
पढ़ाया बच्चों को, जैसे प्राइवेट कॉलेज था वहाँ पे आपने पढ़ाया। और 58 में फिर आपने अपना कॉलेज बना लिया नाभा रोड के ऊपर, 6 नाभा रोड उस कॉलेज का एड्रेस हुआ करता था जी। वो बिल्डिंग थी तकरीबन कोई 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो। उसका नक्शा ऐसे था कि छोटी सी गली सी ऐसे बनती थी, कॉलेज के अंदर जाते थे, लेफ़्ट साइड पर आपका ऑफिस आता था। ऑफिस को जैसे ही क्रॉस करें तो सामने एक छोटा सा एक कमरा आता था, वो भी एक क्लासरूम टाइप ही बना हुआ था, और कमरे के लेफ़्ट से भी एक रास्ता जाता था जी। उस कमरे की बैक पर एक बड़ा हॉल कमरा हुआ करता था जहाँ पर मेन लेक्चर्स हुआ करते थे। उस हॉल के अंदर दरमियान में पर्दा लगा होता था, एक तरफ ख़वातीन लड़कियाँ होती थी, एक तरफ लड़के होते थे, और पर्दे के साथ पढ़ाया जाता था। तो जब कॉलेज शुरू हुआ तो शुरू में 5, 6, 7 स्टूडेंट्स रहे, और फिर 500 स्टूडेंट्स रहे। और बाहर जो नाभा रोड के सामने है कस्टम हाउस है वहाँ पर, तो वो कस्टम हाउस की जो सारी पार्किंग थी ना, वो साइकिलों से सरकार के पास जो स्टूडेंट आते थे वो पूरा स्टैंड बन गया एक, कि जी इतने बच्चे यहाँ पर आते हैं और इतनी ख़वातीन आती हैं यहाँ पर। वहाँ पे फिर आपने पढ़ाया, बहुत ज़ौक़ शौक़ से पढ़ाया जी वो। और मेरे बचपन तक, मतलब ये क्योंकि कॉलेज ख़त्म हुआ है तकरीबन कोई 82 में, 82, 83 की स्टार्ट में कहीं ख़त्म हुआ है वो कॉलेज। वही कॉलेज की भी एक अलग ही लाइफ थी, उसकी भी कोई अलग ही दास्तानें हैं। वो कॉलेज कहाँ से शुरू हुआ, उस दौर की तबीयत क्या थी आपकी, और कैसे कैसे वो फिर दरवेशी रंग आता रहा। वहाँ पर सुबह में क्लासें होनी, शाम तक क्लासें होनी, वो कौन से स्टूडेंट्स थे जो उस दौर में आते रहे, ये पूरा एक अलग से पूरा टॉपिक है। उसमें कई जजेस आज के शामिल हैं, कई अब तो खैर वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, कई लोग चले गए हुए उसमें से, कुछ हैं जो अभी भी हयात हैं। तो वो सब कहते थे कि एक कोंदा सा आता था जैसे बिजली चमकती है, और वह सब की गुफ्तगू शुरू होती थी, और उनकी आवाज़ ऐसे आ रही होती थी, और एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और आप जब पढ़ा रहे होते थे तो मैं कॉलेज के बाहर भी अगर खड़ा होता था ना, तो वहाँ तो आपकी आवाज़ आती थी, क्या एक गरज होती थी आवाज़ के अंदर। और वो शेक्सपियर और मैकबथ और पढ़ाया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मुस्तफ़ीद हुए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी वहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए आया था जी। वाह। बल्कि आप वो कहा करते थे ये हमारा ही बच्चा है। तो उस दौर में दिन में जो था ना जी, वो हमारे याद आ गए अनायत साहब थे जी, एक हमारे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अनायत साहब भी पढ़ने के लिए आए। कहते जी मैंने जब पहली दफ़ा देखा ना, मलिक साहब कहते थे उस वक्त सब आपको ना, तो आपका जो, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूँ, आपका जो पहले नाम था ना वो था आईडी कार्ड के ऊपर मलिक मोहम्मद वासिफ़। लेकिन जब मेरी पैदाइश हुई और जब मेरा स्कूल में नाम लिखा गया ना, तो वो मलिक मोहम्मद वासिफ़ नहीं लिखा गया, वो वासिफ़ अली वासिफ़ लिखा गया। तो ये मलिक मोहम्मद वासिफ़ से वासिफ़ अली वासिफ़ की भी एक अलग से दास्तान है सारी की सारी, कि ये कैसे एकदम से सारे के सारा ये माहौल बदल गया। तो वो पढ़ाने का दौर चल रहा था जी, और वहाँ पे रात को दरवेशों का आना जाना भी शुरू हो गया हुआ था जी। और वो कभी ज़िक्र की महफ़िल वहाँ पे होनी शुरू हो गई, और ज़िक्र होता रहा। तो उस ज़िक्र के भी बड़े बड़े वाक़यात हैं। हसन सोलवी साहब बताते हैं कि जी वो मैं बैठा हुआ, जब ज़िक्र की महफ़िल ख़त्म हुई तो एक साहब अंदर आए, तो उन्होंने आके माज़रत की कि जनाब मैं आज महफ़िल में शामिल नहीं हो सका। तो कहते मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो भी मेरे साथ बैठा हुआ था, तो जो मेरे साथ बैठा था वो ये नहीं था, फिर वो कौन था? तो ऐसे भी वाक़यात वहाँ पे चलते रहे हैं। तो ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें चलना शुरू हुई। तहज्जुद गुज़ारी बहुत थी जी आपकी। जो वो पुरानी नारकली की जो मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब वो उस दौर के बताया करते थे कि
वाज साहब तो कई दफ़ा आके कहते थे मस्जिद में ना बाहरों ताला ला के तुम चले जाओ, मैं बैठा अंदर। सुभान अल्लाह। तो वो अंदर ही बैठना, और जब तहज्जुद भी अंदर ही पढ़नी, तो फिर वो फजर की अज़ान होनी, मौलवी सामने आना, तो सारा, और फिर वो तहज्जुद या यहाँ पढ़ते थे या फिर दाता साहब चले जाते थे जी, और फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से फिर वापसी आपकी होनी। तो नींद का टाइम किधर था पता नहीं किधर था, कोई थोड़ा सा ही था जी टाइम, क्योंकि क्लासेस बहुत अर्ली वहाँ पे स्टार्ट हो जाया करती थी जी, और बड़ा रश। और उस दौर के बड़े वाक़यात, हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान साहब हैं, वो इस वक्त हैं चीफ़ एडिटर हैं एक अखबार के। तो कहते मैं जब पढ़ने के लिए गया वहाँ, तो आपने कहा तुम हाफिज़ हो? उन्होंने कहा जी मैं हाफिज़। आपने कहा अच्छा फ़लाने पारे का फ़लाने रकू से मुझे सुनाओ। तो कहते मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं पढ़ चुका तो आपने दराज खोला और मेरी फ़ीस निकाल के मुझे वापस कर दी। हाफिज़ के पैसे नहीं लेते हम, तो बस वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। एक और वहाँ पे आया शख्स, तो उसने कहा कि जी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं पहले देखूँगा आप मुझे पढ़ा भी सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह अकबर। आपने कहा अच्छा चलो देख लो जी। वो 2 दिन क्लास में बैठा, पढ़ा, फिर वो आया ऑफिस में आपसे मिलने के लिए। तो उसने कहा जी मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ जी। तो आपने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता। वो कहते नहीं मेरे हाथ पाँव फूल गए कि ये क्या बात करी मुझे है। तो आपने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो शागिर्द है वही उस्ताद को पसंद करे, ये भी ज़रूरी है कि उस्ताद भी शागिर्द को पसंद करे। सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, है वाह वाह। अनायत साहब बताते हैं कि जी मैं जब पहली दफ़ा गया तो सुर्ख आंखें वासिफ साहब की मैंने दूर से देखी। मैं कहा ये बंदा जो है ना ठीक नहीं लग रहा मुझे, इतनी लाल आंखें भी किसी की होती हैं। और मैं नींद आपकी होती बड़ी मुख्तसर सी थी, लेकिन क्लास रूम के अंदर जब वो एक शो शुरू होता था ना गरजदार आवाज़ का, फिर नींद शींद कोई किसी की भी नहीं होती थी वहाँ पे, दूर दराज तक किसी की नहीं होती थी वहाँ पे। तो कहते हैं जी वो वासिफ साहब का वो दौर चल रहा था, थोड़ा सा तसव्वुफ़ और रूहानी कैफियत बड़ी ज़्यादा मुरतब हो रही थी। कुछ दरमियान में तबीयत लील हो गई। तो आपने कहा कि ये 10 सवाल हैं, ये याद कर लो, इसमें से पेपर आ जाएगा। कहना मैंने पूछा कि जी अगर वो 10 सवाल में से ना आया तो फिर? कहते छोड़ा ना पेपर, मेरी जिम्मेदारी। कहते जी हम गए पेपर देने के लिए, तो जब पेपर आया तो उन सवालों में से एक सवाल भी नहीं आया। वो जो 10 सवाल बताए थे उसमें से एक सवाल भी नहीं आया। हमें कहा मलिक साहब तुसी की कराता साढ़े नाल है। कहते अब हुक्म था। हमने कहा पेपर खाली छोड़ दो, नहीं है तो नहीं है, हमने 10 सवाल तैयार किए। कहते जी वो हम पेपर खाली दे के तो हम जनाब कॉलेज की तरफ आके बताया कि जनाब हम तो खाली पेपर दे के आ गए। कहते अभी हम ये बता रहे हैं तो इतनी ही देर में पीछे से एक बंदा आया और उसने इतला दी कि जी पेपर कैंसिल हो गया। अल्लाह अकबर। पेपर आउट हो गया था और ये पेपर कैंसिल हो गया। अब इसकी तारीख फ़लाँ तारीख को है पेपर की। कहते जब हम उस दिन पेपर देने गए तो वही 10 सवाल आए हुए थे। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। अब ये उस दौर का जो तसर्रुफ था ना आपका, वो शुरू हो चुका हुआ था जी सारे का सारा। कॉलेज के ही दिनों में आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर कहा, और वो पहला शेर नहीं कहा, आपने एक रात में 300 अशार लिखे और उससे पहले कभी एक शेर भी नहीं कहा हुआ था। अल्लाह अकबर। एक होता ना कि बचपन से जी मुझे शायरी का शगफ है, मैं कुछ कुछ हल्का फुल्का लिखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कहा ही नहीं। और जिस दिन कहा उस दिन 300 अशार। और ये कौन से अशार हैं? ये शब चिराग किताब उठा के देखें आप, ये वो अशार हैं जो एक रात में लिख दिए गए 300 अशार। और उसमें से ये जो अभी हमने पढ़े हैं ये सारे अशार उसमें शामिल हैं। ये शायरी उस दौर में शुरू हुई। उससे पहले शायरी शुरू होने से पहले एक इंडिया का वफ़द तैयार हुआ। अभी भी ये होता है कि जब कभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स मुबारक आता है तो पाकिस्तान से सरकारी तौर पर एक वफ़द जाता है। उस वफ़द का कोई हेड होता है
उस दौर में जो वफद का हेड थे वो सरदार अहमद ज़िया साहब थे जी, और सरकार उनके साथ गए वहाँ पर। तो वो वफद के साथ आप दिल्ली गए, इंडिया। वहाँ पर जब हाज़िरी हुई हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की, हज़रत अमीर खुसरो की, बाकी बिल्ला की, और इस तरह से बाकी आस्थानों के जो से मामलात, वो वहाँ पे जाके फिर कैफियत बड़ी और तरह से हुई। और वहाँ पर फिर वो थे हसन मियाँ थे जो बरेली से थे, और वो नियाजिया सिलसिले से ताल्लुक़ था जी उनका। तो उन्होंने सरकार की दस्तारबंदी की वहाँ पर, बुज़ुर्गों से फैज़ का सिलसिला शुरू हो गया हुआ था। और फिर उस दौरान में आपकी मोहब्बतनामा हुआ पीर साहब देवल शरीफ से, ये जो पिंडी मरीब से जो आगे हैं जी, देवल शरीफ जगह है जी, वो बड़े मुस्तनद अच्छे बुज़ुर्ग थे वो। तो उनसे बड़ा ख़ास एक आपका मोहब्बतनामा हुआ। उनके बेटे की जब शादी हुई तो सेहरा सरकार ने लिखा, तो वो कहा करते थे कि ये अगले दौर का इलामा इकबाल, अल्लाह अकबर, पीर साहब देवल शरीफ कहा करते थे। तो वो कुछ अरसा वो चला। फिर वो अनैत साहब भी कहते हैं, एक दिन जनाब मुझे कहा सरकार ने कि बैठो, मोटरसाइकिल था आपके पास लमरेटा, उस दौर का कोई ब्रांड था, इंपोर्टेड ब्रांड था लमरेटा। कहते हैं जी, मैंने कहा पीछे बिठाया तो कहीं जाना होगा। कहते हैं जी हम मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई तो हम लाहौर से निकले, बाबा बुल्ले शाह साहब से होते हुए, पाकपतन शरीफ से होते हुए, तो तौसा शरीफ से होते हुए, तो हम ऐसे चक्कर लगा के 7 दिन बाद वापस आए। अल्लाह अकबर। और उसके अंदर वो तमाम मज़ारात की हाज़िरी, और हर मज़ार के ऊपर कोई ना कोई एक डिफरेंट बात और कोई ना कोई वाक़या वहाँ से मंसूब है जो उस दौर में हुआ। और 7 दिन एक ही कपड़ों में, यानी कि ये नहीं कि प्लान करके निकले हैं जनाब के जी ये कपड़े पैक करो, हमने अब लंबे टूर पे जा रहे हैं साल के। उनका बैठो, मैं बैठ गया। कहते वो मोटरसाइकिल चलाई तो बस चली जा रही है मोटरसाइकिल, तो सारा एक पूरा टूर लगा के 7 दिन के बाद वापस। कहते मेरी तो कमर अकड़ गई कि 7 दिन सफ़र ही सफ़र हो ही जा रहे जी। तो लेकिन कहते हैं बस अब वो चलते रहे और तमाम बुज़ुर्गों को हाज़िरियाँ देते हुए वापस आए। अच्छा, वो अनायत साहब भी फिर इसी की एक कंटिन्यूटी में वाक़या बताते हैं। कहते हैं अब वो कुछ दिन बाद ईद आनी थी, तो मैंने ईद पे जाना था पिंडी, उनका घर पिंडी में था जी अनायत साहब का। तो मैंने इजाज़त चाही, तो आपने कहा ये काम करो, ये चाबियाँ लो, कॉलेज को बाहर से ताला लगा देना और चाबियाँ अंदर फेंक देना, मैंने जब जाना होगा मैं चला जाऊँगा। कहते नहीं, मैं वो तैयारी में बड़ा जोश व खरोश में तैयार हुआ, फटाफट के जाना है घर, तो बाहर से मैंने ताला लगाया और मैं चला गया पिंडी। पिंडी गया, ईद शीद मनाई मैंने बड़े अच्छे तरीके से। और जब ईद के तीसरे रोज़ मैंने वापस आना था, तो मैंने जैसे कोट पहना तो कोट की जेब में छन करके आवाज़ आई कि चाबियाँ तो मेरे पास है। और वो उसका गेट भी ऐसा नहीं था कि बंदा टाप सकता है, वो गेट के ऊपर वो ऐसे चोंचों वाली वो लगी हुई थी और काफ़ी ऊंचा गेट था, वो वाला लोहे का गेट था। तो कहते मैंने सोचा कि पता ही बस हमने ताला तोड़ा होगा, कैसे किया होगा, अब मुझे वो टेंशन। तो कहते हैं जैसे मैं कॉलेज पहुंचा तो ताला बदस्तूर लगा हुआ था। मुझे और टेंशन हो गई कि ताला खुला ही नहीं है, बस हमने ईद किधर की है। कहते मैंने ताला खोला तो आप अंदर बैठे हुए थे, मुझे देख के मुस्कुराए। कहते हैं अच्छा वो तूने मुझसे वो बदला लिया 7 दिन वाला है। वाह 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 वाह। और इतनी सी बात कह के तो आप मुस्कुरा दिए। वाह वाह। तो वो अंदर ही बैठे रह गए आप। अल्लाह अकबर। तो ये भी एक ज़ब्त का आपका देखें कैसी शान थी आपकी, ज़बरदस्त किस्म की। इसलिए आप कहा करते थे ना कि सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। आपका कहा हुआ एक एक फ़िक्रा, एक एक बात ऐसी है कि जिस
के साथ कोई ना कोई वाकया या कोई बात जुड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, आपका कोई शेर ऐसा नहीं है जो किसी वारदात के बगैर गुजरा हुआ हो। सुभान अल्लाह, कोई फिक्र ऐसा नहीं है कि जो हवाई है उसके साथ कोई वाकया मंसूब है, उसके पीछे कोई ग्राउंड मंसूब है, तभी उसके अंदर इतनी तासीर होती है आपके फरमुदात के अंदर जो। तो ये कॉलेज का दौर शुरू हुआ जी ये सारा, और इसमें फिर बहुत गहराइयाँ बड़ी। वो कहते हैं जी वो एक दिन एक साहब आए तो आपने उनको चाय शाय पिलाई, खाना खिलाया, तो खाने में चने थे तो चने खिलाए आपने उनको, और उनको खुदाफिज करने के लिए कॉलेज से बाहर निकलकर रोड के कॉर्नर तक अल्लाह हाफिज़ करने के लिए गए। तो अनाया साहब कहते हैं नहीं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी दूर तक तो आप किसी को सी ऑफ करने जाते ही नहीं है, मुसाफा करते हैं कॉलेज के दरवाजे तक, तो अल्लाह हाफिज़, तो इनको तो बहुत दूर तक छोड़ने के लिए गए। तो कहते हैं मैंने पूछा कि जी ये अब इतनी इज़्ज़त अफजाई की है आपने इनकी, ये कौन है? वो कहते हैं इसको भी पता नहीं है, ये यहाँ पे हमारे पास चने खा के गए, कल इसने शाही महल में खाना खाना है। तो पता चला जी 2 दिन बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया और वो शाही महल में खाना खा रहे थे। सुभान अल्लाह, तो ऐसे एक वो कल्बी वारदात जो है ना आपकी वो शुरू हुई थी। सुभान अल्लाह, वो जो मेरा ख्याल है वो कतरा कतरा कुलज़म का एक मज़मून है जिसमें आपने वो फरमाया कि हमारी डिप्रेशन से नई नई आशनाई हुई थी। तो पूरा एक मज़मून लिखा हुआ है कि वो मुझे फिर बुज़ुर्ग मिले और वो सारा वाक़या ये इसी दौर का, कॉलेज के दौर का ही, नाभा रोड के कॉलेज। ये नाभा रोड का कॉलेज एक बहुत बड़ा गढ़ था जी, हैं। सुभान अल्लाह, तो वो कहते हैं कि एक दिन अकाउंटेंट आ गया, उन्होंने कहा वह सब जैसे आप कॉलेज चला रहे हैं ऐसे तो कॉलेज नहीं चल रहा। वो क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी जो आपके पास गरीब आता आप उसको फ़ीस छोड़ देते हैं, कोई हाफिज़ आता आप उसको फ़ीस छोड़ देते हैं, कोई यतीम आता आप उसको फ़ीस छोड़ देते हैं। हाय, तो अगर फ़ीसें नहीं लेनी है तो कॉलेज में चलना कैसे, अखराजात कैसे पूरे होंगे? किराए भी थी वो जगह हमारे पास जी वो। तो आपने कहा चलिया, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए हमने ये सारा काम शुरू किया? ओ बेवकूफ़, हम तो अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अकबर, अल्लाह अकबर, मुद्दा देखिए ज़रा कि सुभान क्या अल्लाह, वो पैसे की हवस लालच तो शुरू से ही नहीं थी सुभान आपके अल्लाह, अंदर कहीं पे मौजूद, और पैसा आपके पीछे ऐसे भाग रहा होता था और आप आगे भाग रहे हो अल्लाह कि ये अकबर, किधर पीछे पीछे आ रहा है जी, है। अल्लाह अकबर, वो कॉलेज के बड़े खूबसूरत, मैं कुछ अर्सा वहाँ पे रहा जी, मुझे अपने बचपन के कुछ दिन वहाँ पे याद हैं। वहाँ पे जो मुझे याद है कि वो कॉलेज का वो एटमॉस्फेयर याद है। कॉलेज के एंटर होने से राइट साइड पर एक फ़ोटो स्टेट की दुकान खुली थी, वो मेरे नाना बू ने खोली थी, और आशनाई हुई और वहाँ से रिश्ते की बात शुरू हुई। और नाना बू की जो पूरी फैमिली थी वो जौहराबाद में थी जी, हैं। तो वो जौहराबाद और खुशाब बिल्कुल ऐसे साथ साथ एडजेसेंट है, ट्विन सिटी टाइप जैसे ये पिंडी इस्लामाबाद है। तो वो रिश्ता गया। अम्मा जी उस वक्त जो हैं वो पढ़ाया करती थी, बीएड आपने किया हुआ था और स्कूल टीचर थी आप। तो रिश्ता गया तो उन्होंने कहा कि नाना बू ने कहा कि कमांदा की है मैंने नहीं पता, लेकिन बहुत पढ़े लिखे है मैंने पता है। सुभान अल्लाह, ये उन्होंने डेफिनेशन दी अम्मा जी को, है। सुभान तो वो मंगनी हो गई थी। तो मंगनी के बाद फिर सरकार का ना अखबार में एक कलाम शाया हुआ। तो वो कलाम लेके ना फिर नाना बू जो थे ना अम्मा जी के पास आए। मेरी अम्मा जी का नाम मसूदा, तो नाना बू ने सूदी सूदी कहते थे, हैं सूदी है वेख वासिफ दा लिखिया देख आए अखबार दे विच ते बहुत बड़ा कलाम है गया, तो बहुत बड़ा। नाना बू माशाल्लाह काफ़ी इंटेलेक्चुअल और फ़ारसी पे बड़ा अबूर और इंग्लिश पे बड़ा अबूर, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी और बड़ी खुश मिजाज किस्म की वो उनकी पर्सनालिटी थी जी। तो ये अम्मा जी का भी, और 24 अक्टूबर सरकार का निकाह हुआ अम्मा जी के साथ। और बारात जो है वो लाहौर से गई जौहराबाद, और जौहराबाद से सेम डे फिर वो वापस भी आई जी।
और फिर लाहौर में उसका एक छोटा सा मुख्तसर सा वलीमा भी किया गया जी। ये शायरी की किताब जो फिर ये भी उसी दौर में कॉलेज के दौर में मुरतब होनी शुरू हुई। नाम इसका तजवीज़ किया गया शब चराग। तो पूछा गया जी ये शब चराग क्या होता है? तो हमने कहा कि ये शब का चिराग, जो शब में चिराग जलता है, रोशनी देता है। फिर आपने फरमाया कि ये एक बूटी भी होती है जो रात की तारीकी में चमकती है, उसको भी शब चिराग कहते हैं। फिर कहते हैं एक फोड़ा भी होता है जो इंसानी जिस्म में ना कमर पे कहीं पे होता है और वो सिर्फ रात को तकलीफ देता है, उसको भी शब चिराग कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें रात को जगा रही हैं वो शब चिराग है बेसिकली जो। तो किताब का नाम तजवीज़ हुआ और उसकी तकरीब की गई, बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई शब चिराग की। उसकी कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं, उसमें उस दौर के बड़े अहम लोग भी शामिल हुए जी। और ये वही शब चिराग है कि जो अशफाक साहब को पहली दफ़ा भेजी गई। उनके भाई थे ब्रिगेडियर इश्ताक अशफाक साहब के। तो ब्रिगेडियर इश्ताक सरकार वह साहब के पास आया करते थे। तो उनका वो तुम्हारा भाई है अशफाक, उसको ज़रा किताब दे दो, ज़रा इसको थोड़ा देख ले, इस पर कोई मजमून लिख दे, जैसे होता नहीं है रेफरेंस के जी आप दिबाचा लिख दें या कोई थोड़ा सा इस किताब के बारे में अपने इजहार राय कर दें। तो कहते हैं वो अशफाक साहब कहते हैं कि जी वो किताब आई मेरे पास, मैंने किताब देखी, मैंने कहा ये किताब जो है ना ये कोई और है, ये आम सी बात नहीं है। कहते हैं जी उसके बाद फिर वो कुछ दिन गुजर गए तो ब्रिगेडियर इश्ताक को मैंने कहा कि वो वास साहब से कहें कि वो आए मेरे पास। कहते हैं वो वास साहब मेरे पास है, मैंने कुंडी लगा ली दफ्तर अंदर से कि कोई आए ना। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी मैं वासिफ़ हूँ, मैं ऐसे प्रिंसिपल हूँ, ये मेरा कॉलेज है लाहौर इंग्लिश कॉलेज। ओ नहीं, आप हैं कौन, सही बताया। वाह सुभान अल्लाह। ये किताब किसने लिखी है? जी मैंने लिखी है। अब आशना तो थे ना अदब से, बड़े गहरे किस्म के अशफाक साहब। उन्होंने कहा मुझे ये अशफाक साहब ने खुद ये वाक़यात सुनाए हुए हैं, उनकी वीडियो मौजूद है, उनकी वीडियो मौजूद है जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये तो कोई और बंदा है और ये कोई और ही बात चल रही है, ये वो अशार नहीं है ये जो आम शायर जैसे कहते हैं ये बात। अब देखें ना, ये वो शायरी वो है कि आबदा परवीन कहती है कि मैं नारे मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। और उधर से नुसरत फ़तेह अली ख़ान पढ़ी जा रहा है और उधर से मेहदी हसन साहब, मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ, खुदाई ना हूँ या मैं किसी आईने में हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो पढ़ रहा है वहाँ से, उसको रफ़ाकत अली ख़ान पढ़ रहा है, उसको हामिद अली ख़ान पढ़ रहा है। और मैंने जब भी उन्हें पुकारा एक सदाई, ये अच्छा ये वाला जो शेर है ना जी कि मैंने जब भी उन्हें पुकारा है एक सदाई तू हमारा है, मैंने मंदिरों में सुना है। अल्लाह अकबर। कि वो एज अ भजन ये इंडिया में ये शेर पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो अपने भगवान के सामने ये वाला शेर पढ़े हैं कि मैंने जब भी उन्हें पुकारा है। देख लें कहाँ कहाँ पे ये बात जा रही है, बहुत दूर तक बात जा रही है जी सारी की सारी। तो ये कॉलेज का जो सारा ये मंजर था ना जी, ये बड़ा ही गहरा फिर इसका सारा बड़ा असर था। 1982 में बाबा जी का विसाल हो गया। अच्छा उसी दरमियान में मैं बताऊं कि सरकार ने बहन भाइयों को भी बुलाया, यहाँ पे पढ़ाया, साथ में इंजीनियरिंग करवाई, MA उर्दू करवाया, ये करवाया वो करवाया, बिल्कुल बच्चों की तरह से ना। काफ़ी एज का भी फ़र्क था आपका, तो बिल्कुल बच्चों की तरह से आपने छोटे अपने बच्चों की तरह बहन भाइयों को बुला के पढ़ाया लिखाया सब कुछ। और बड़ी ख़ास उनसियत हर एक के साथ आपका ना एक ख़ासा था जी, एक बड़ा कीमती कि आपकी जिसके साथ भी कोई ताल्लुक़दारी थी ना, वो शख्स के साथ एक इंडिविजुअल सतह के ऊपर एक ख़ास किस्म की एक वो बात होती थी। क्योंकि ये मैंने आपके विसाल के बाद सुना बहुत से लोगों से कि जितनी मोहब्बत वासिफ साहब मुझसे करते थे ना किसी से नहीं करते थे। वाह सुभान अल्लाह। अब ये दरवेश का अंदाज होता है कि वो हर एक को इतना स्पेशल बना के रखता है कि वो कहता है कि जो ख़ास बात मुझसे की है ना आपने, वो शायद किसी के साथ भी नहीं की। और वो होती भी ख़ास बात थी, जिसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होती है। तो वो फिर बाबा उस दौर में गुलशन रावी में एक जगह थी जी, फिरदौस कॉलोनी, फिरदौस हैं जन्नत फिरदौस कॉलोनी थी।
वहाँ पर जनाब आपने ना एक वो प्लॉट लिया, 1 कनाल का वो प्लॉट था, उसकी कोई किस्त थी उस वक्त 70 रुपये। तो वो 70 रुपये की इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो प्लॉट ख़रीदा गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्तें दी गई और वहाँ पे फिर एक हॉल कमरा बनाया गया, एक छोटा कमरा था। जो मुझे अपना पुराना घर याद है कि बड़ा सा सहन आगे, बड़ा सा सहन पीछे, और पिछले सहन में अमरूद के दरख्त, आम का दरख्त, माल्टे किन्नू के दरख्त, और अगला सहन सारा खाली। और गर्मियों में हम लोगों ने बाहर चरपाइयाँ बिछानी, एक पेडस्टल फ़ैन लगा होना और उस पेडस्टल फ़ैन में ऐसे लाइन से सारी चरपाइयाँ लगी होनी और सब ने वैसे ही सोना बाहर, मच्छर भी काटने वहाँ पे है। तो ये सारा वो दौर चलता रहा है जी वहाँ पर। तो उस वक्त बाबा जी और अम्मा जी भी अक्सर ही लाहौर आए होते थे और वो लाहौर फिर क़याम करते थे यहाँ पे गुलशनावी वाले घर में आके। तो मुझे याद है कि अम्मा जी और मैं, हम कभी कॉलेज में रहते थे, कुछ अर्सा जाके कॉलेज में रह लिया, फिर गुलशनावी वाले घर में आ गए, फिर कॉलेज में चले गए। तो ऐसे चलता रहा है वो ये सारे दौर में। तो 70 की पैदाइश है, 71 की मेरी पैदाइश है, 70 में आपका 24 अक्टूबर को आपकी शादी हुई थी जी, और मेरी पैदाइश हुई, मैं घर का पहला बच्चा 1971 17 दिसंबर, उधर से 71 इधर से 70, तो मेरी पैदाइश हुई। तो बाबा जी बड़े खुश और सरकार भी बड़े खुश, और एक वो खुशी वाला माहौल था कि घर में पहला जो बच्चा आया जी, वो बेटा आया जी। तो सरकार ने वो 1982 में फिर बाबा जी का जब विसाल हुआ, तो विसाल के बाद फिर वो कॉलेज जो था ना वो ख़त्म हो गया, उसका कोई लीज़ का मसला पड़ गया, ये क्या हो गया, तो वो फिर कॉलेज हमें ख़ाली करना पड़ा। तो कॉलेज का सारा सामान उठा के फिर हम ले आए इधर गुलशनावी वाले घर में। तो हॉल कमरे को क्लासरूम बना दिया गया, बाहर जितनी हमारी दीवार थी, फ्रंट की दीवार, उसके बाहर बहुत बड़ा एक बोर्ड लगाया गया, लाहौर इंग्लिश कॉलेज, वही वाला कॉलेज। तो अब वो जगह ख़त्म हो गई तो यहाँ बना दी उन्होंने। जिस रोज़ वो बोर्ड लग गया ना जी, उसी रात को तूफ़ान आया। पहले बड़े ख़तरनाक तूफ़ान आते थे, अब नहीं आते वो वाले तूफ़ान, वो तो सीटियों वाले नहीं होते, शां शां सीटियाँ बज रही हैं और किसी की दीवार गिर रही है, किसी के दरख्त गिर रहे हैं। तो मुझे भी तोड़ फोड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि कोई या दरख्त गिर रहा है या कोई दीवार गिर रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। इतनी तेज़ हवा थी, वो कोई नहीं बाहर निकला। सुबह जब हम लोग उठे तो बाहर गए तो वो जो लाहौर इंग्लिश कॉलेज का जो बोर्ड लगाया गया था ना, वो बोर्ड फीती फीती हो गया, मतलब रिपेयरेबल भी नहीं रहा, इतना वो ख़राब हो गया। तो हमने कहा कि अब इशारा मिल गया है, इसका मतलब है अब ये कॉलेज ख़त्म कर दिया जाए। तो वहाँ पे फिर लाहौर इंग्लिश कॉलेज का इख्तिताम हुआ कि अब लाहौर इंग्लिश कॉलेज मज़ीद नहीं चलेगा। तो यहाँ से फिर कहानी जो थी ना वो आगे की तरफ चली। फिर वो फिर आपकी महाफिल शुरू हुई। महाफिल का एक अलहदा से एक दौर शुरू हुआ। तो वो महाफिल का दौर शुरू हुआ, वहाँ पर पहले लक्ष्मी चौक में एक जगह थी जी, वहाँ पर एक नशिस्त का आगाज़ हुआ जिसमें डॉक्टर सुहेल उमर साहब थे और उस दौर के काफ़ी कीमती लोग थे, जहाँ पर सवाल जवाब की नशिस्त शुरू हुई। और उसके कुछ अरसे बाद फ़िज़िकल कॉलेज लाहौर, यहाँ पर महाफिल शुरू हुई और वो महफ़िल डेली होती थी। सवाल जवाब की नशिस्त मगरिब के बाद शुरू होती थी, इशा के बाद, और पता नहीं कब तक चलती थी। और रात को 1 बज गया या 2 बजे भी आपकी वापसी हो रही थी। और वो मुस्तकिल 1001 रात महफिल हुई है। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं उसे अल्फ लैलवी दास्तान कहता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।